हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आप सबको मेरा प्रेगनेंसी जर्नी का नेक्स्ट पार्ट बताऊंगी। आशा करती हूँ आप सब ने मेरा पहला वाला जो भी ब्लॉग्स है वो सब देख लिया है। जैसे पहले ब्लॉग में तो मैंने बताया था कि जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो तब मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आए थे। और सेकंड पार्ट में भी मैंने बताया था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे एक हेमरेज जो सब क्रॉनिक हेमाटोमा है वो हेमरेज डिटेक्ट हुआ था, मगर सब कुछ क्योर हो गया था, कुछ भी मुझे मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ था उसमें। तो अभी मेरा तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो फर्स्ट 3 मंथ्स होता है वो ख़त्म हो गया था। अभी मैं आपको मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर में मेरा जो एंटायर जर्नी था अब वो मैं शेयर करूँगी। तो मैंने जैसे बताया था कि मुझे जैसे वॉमिटिंग, नौजिया जो नॉर्मल जनरल एक सिम्टम होता है प्रेगनेंसी का, तो वो मुझे फर्स्ट मंथ में एकदम ही महसूस नहीं हुआ था। 1.5 मंथ से मुझे थोड़ा थोड़ा वो मतलब शुरू हुआ। सेकेंड और थर्ड में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए थे उसमें। जैसे वॉमिटिंग का मैंने बोला था कि रात को मुझे ऐसा वॉमिटिंग ज़्यादा होता था। तो फिर जब मेरा थर्ड मंथ ख़त्म हुआ, फोर्थ मंथ से मुझे नौजिया वॉमिटिंग का प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट हुआ। नौजिया होता था, लगता था कि वॉमिटिंग आ जाएगा, हो जाएगा, ऐसा लगता था, मगर वॉमिट उतना नहीं होता था। और फिफ्थ मंथ में मेरा एकदम ही वो कम हो गया, एकदम ही नहीं हुआ और वॉमिटिंग। हाँ, कभी कभी ऐसा होता था अगर कुछ मैं ज़्यादा कुछ खा लेती थी तो तब मुझे लगता था कि मुझे ये खाने की इच्छा हो रहा है, मैं कभी कभी वो खा लिया। तो तभी कभी कभी ऐसे नौजिया टाइप फिफ्थ मंथ में मुझे होता था, मगर उतना मतलब जो पहले जो मैंने सेकेंड मंथ और थर्ड मंथ में जो मैंने सफ़र किया वो फोर्थ मंथ और फिफ्थ मंथ में एकदम ही धीरे धीरे कम हो गया। फिफ्थ मंथ में पूरा ही कम हो गया था और 6 मंथ्स में तो एकदम भी नहीं था। फिफ्थ मंथ से मैं एकदम ही नॉर्मल मतलब जैसे खाना पीना पहले करती थी तो वो मैं कर पा रही थी, क्योंकि फर्स्ट मंथ में भी मैंने नॉर्मली जैसे मेरा फूड हैबिट था वो मैंने कंटिन्यू किया था। फर्स्ट मंथ में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था, जब तक कि मुझे वो नौजिया वॉमिटिंग का प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं हुआ था तब तक मैं नॉर्मली जैसे मेरा फूड हैबिट था वो नॉर्मल था। मगर जब भी वो नौजिया का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ तो तब मुझे मेरा फूड हैबिट में चेंज आया था। मैं बॉयल ज़्यादा खाती थी, राइस वगैरह ऐसा बॉयल ऑयली एकदम फूड कुछ भी नहीं खा पाती थी। मैंने बोला था फ्रूट्स खाने का मुझे इच्छा होता था ज़्यादा, तो ज़्यादा टाइम मैं फ्रूट्स खाती थी दिन में। तो फ्रूट्स जैसे कि मुझे ठंडा फ्रूट्स खाने का बहुत इच्छा ज़्यादा होता था। फ्रिज में रखा हुआ ठंडा फ्रूट्स तो मैं खाती थी। कुछ भी जो भी ऐसा कोई मुझे रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि कोई ये मत खाना है वो मत खाना है, मैं सब कुछ खाती थी। जैसे कि पाइनएप्पल तो इस टाइम और पपाया जो होता है वो तो इस टाइम नहीं खाते हैं, तो वो अवॉइड करती थी। उसको छोड़ के बाकी जो भी अवेलेबल मिलता था उस टाइम सीजनल फ्रूट्स मैं खाती थी, क्योंकि मुझे बहुत फ्रूट्स खाने का क्रेविंग होता था। तो मेरा तो जो खाने पीने का जो भी था शेड्यूल सब नॉर्मल था और डॉक्टर ने ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया था। उन्होंने बोला था जो भी आपको खाने की इच्छा हो तो आप खा सकते हैं, और बोला था ज़्यादा प्रोटीन हो ऐसा वाला खाना खाइए जैसे आपको और बेबी को मतलब हेल्प मिले ऐसा। और उन्होंने एक मेडिसिन्स भी दिया था जैसे मेरा जो सबक्रोनिक हेमाटोमा था, जो इंटरनल ब्लीडिंग के लिए उन्होंने मेडिसिन दिया था। तो वो कंटिन्यू था, मगर वो शायद मतलब कब तक कंटिन्यू रहेगा उन्होंने कुछ ऐसा बोला नहीं था, मगर वो स्टिल कंटिन्यू चल रहा था। मेरा जब 6 मंथ था तब भी वो मैं वो कंटिन्यू कर रही थी। शायद उनको लगा था कि इंटरनल ब्लीडिंग बाद में जाके अगर कुछ हो, तो उन्होंने वो मेडिसिन स्टॉप नहीं किया था। तो वो मुझे दिन में 2 बार खाना होता था। और एक बाद में उन्होंने थर्ड मंथ से कुछ आयरन का मेडिसिन दिया था और उसके साथ विटामिन का भी दिया था और कैल्शियम का भी दिया था ऐसा। और उसके साथ गैस का भी कुछ मेडिसिन दिया था। बस ऐसा गैस का जो मेडिसिन दिया था मेनली वो लिक्विड फॉर्मेट में था, रात को खाना होता था।
ऐसा उन्होंने कुछ टैबलेट ऐसा कुछ सजेस्ट नहीं किया था। हाँ, ऐसे तो सब कुछ नॉर्मल ठीक-ठाक ही चल रहा था। मुझे लगा था डॉक्टर के ऊपर हम लोगों का फ़ेथ भी था और उनका रिव्यू भी अच्छा देखा था। उनके पास बहुत ऐसे गाइनो जो भी है लेडीज़ वो आते थे। तो हम लोग को लगा था कि डॉक्टर अच्छा है, बात भी ठीक-ठाक से करता था। अभी बाद में धीरे-धीरे कुछ लगा कि अभी जाके कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, ऐसा लगा था। क्योंकि बेसिकली हम लोग कोलकाता से है, उधर का डॉक्टर जो भी है मेडिकल फैसिलिटीज़ हम लोग को पता है। तो इधर गुवाहाटी में हम लोग रहते हैं तो इधर तो उतना कुछ नहीं पता। मैंने बोला था कि अपोलो इंटरनेशनल बोल के जो हॉस्पिटल है उधर हम लोग दिखाए थे, क्योंकि कोलकाता में जो था अपोलो हम लोग जाते थे तो वो तो बहुत अच्छा फैसिलिटी है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स उधर अवेलेबल है। तो हम लोगों ने सोचा ऐसा ही होगा, शायद अपोलो ही है। तो अंदर की बात तो हमें नहीं पता चला था तभी। धीरे-धीरे जब हम लोग के साथ बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया, वो बाद में जाके मैं बताऊँगी। तो तब हम लोगों को एहसास हुआ कि हम लोगों का मतलब बहुत बड़ा गलती हो गया था हम लोगों के साथ। हाँ, जब मेरा 5th मंथ चल रहा था तो तब मुझे सडनली कहीं से पता चला कि प्रेगनेंसी के टाइमिंग पे टिटेनस ये दिया जाता है। तो मैंने देखा कि मुझे तो डॉक्टर ने वो मतलब सजेस्ट ही नहीं किया देना है। तो मैं संग-संग ऐसा मुझे अगर जब पता चला तो मैंने इमीडिएटली डॉक्टर के साथ कांटेक्ट किया। तो डॉक्टर को बोला कि इस टाइम क्या टिटेनस का ज़रूरी है क्या टिटेनस इंजेक्शन देना? तो उन्होंने तब बोला हाँ, दे सकते हैं, मतलब कैजुअली आंसर किया। तब बोला कि आपका 4 मंथ्स हो गया है क्या? मतलब डॉक्टर मुझे क्वेश्चन कर रहा है। ऐसे उनको हम लोग हर महीने 2 बार दिखाते हैं, 2 बार डॉक्टर को विज़िट देके हम लोग 2 टाइम्स उनके पास जाते थे मंथ के फर्स्ट और मतलब एवरी 2 वीक्स के बाद ही हम लोग डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते थे और एवरी मंथ अल्ट्रासाउंड भी कराते थे। तो उसके बाद भी उन्होंने ऐसा आंसर रिप्लाई किया तो मुझे तो थोड़ा तभी मतलब शॉक लग गया कि क्या हुआ। उनको तो ऑलरेडी पता है, मैं उनके पास जाके भी आती हूँ, एवरी मंथ जाती हूँ। तो वो अपने पेशेंट को मतलब भूल गए कैसे कि 5th मंथ मेरा ऑलरेडी ख़त्म होने को आया है। तो मैंने कुछ ऐसा हो सकता है, मुझे लगा कि बिज़ी है शायद, उतना बहुत सारा पेशेंट है, उनको शायद याद ना भी आ सकता है। मैंने बोला कि हाँ, ऑलरेडी मेरा 5th मंथ तो ख़त्म होने को आया है। तो तभी क्या करें, अभी देना है क्या? ऑलरेडी ये तो पहले देना होता है। तो डॉक्टर बोला कि ठीक है आप दे सकते हैं। मैं बोला ऐसे तो नहीं दे सकते, आपको तो प्रिस्क्रिप्शन में लिख के देना पड़ेगा, तभी तो मैं जाके टिटेनस ले सकती हूँ ना। तो बोला कि हाँ, आप आ जाइए, मैं लिख दूँगा। तो ठीक है, एक दिन मेरा हस्बैंड जाके वो लिख के लाया। फिर दूसरे दिन जाके मुझे वो टिटेनस इंजेक्शन दिया, लेके आई मैं। कि वो था, मुझे अभी भी याद है, वो मेरा 5th मंथ का जो जिस महीने में मेरा 5th मंथ चल रहा था प्रेगनेंसी का, उसका ऐसे 24th ऐसा डेट था, 24 या फिर 25th ऐसा डेट था। तो उस टाइम में लेके आई। फिर 6 मंथ्स जब मेरा हुआ, 6 मंथ्स में भी ऐसा 24th या फिर 25th ऐसा डेट था उस महीने का, तब मैंने जाके नेक्स्ट डे टिटेनस ले लिया था। अभी मेरा जो सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा था, उस टाइम तो रेगुलर अल्ट्रासाउंड करना पड़ता था। पहले फर्स्ट और थर्ड मंथ में मुझे बहुत फ्रिक्वेंटली अल्ट्रासाउंड करना पड़ता था, क्योंकि मेरा एक हेमरेज जो था वो जो डिटेक्ट हुआ था उस लिए। तो उस टाइम मुझे एवरी आफ्टर 2 वीक्स मुझे अल्ट्रासाउंड करना पड़ता था कि वो उसमें हेमरेज कुछ प्रॉब्लम कर रहा है कि नहीं, वो देखने के लिए। तो उस टाइम तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था, उसके बाद महीने में एक बार मुझे अल्ट्रासाउंड करना पड़ता था। तो मुझे जो बाद में मेरा जो प्लेसेंटा था वो लो लेइंग था। लो लेइंग प्लेसेंटा मुझे अल्ट्रासाउंड में उधर दिखा रहा था। तो उस टाइम लो लेइंग प्लेसेंटा होता है, सब कोई हम लोग थोड़ा बहुत गूगल करते ही है, देखते हैं कि क्या हो रहा है। और मैंने बोला है आप लोगों को कि मैं तो इधर अकेले रहती हूँ, तो खुद से जो भी इंफॉर्मेशन मुझे सोशल मीडिया या फिर बाहर से मिलता है तो वो मैं कलेक्ट करती थी कि कैसे प्रेगनेंसी में रहना चाहिए, क्या क्या इस टाइम ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब।
तो मैं वो देखती रहती थी जाके, मुझे आसानी हो, जर्नी मेरा इजी रहे। तो उस टाइम मैंने देखा था कि लो लेइंग प्लेसेंटा अगर होता है उसमें कॉम्प्लिकेशंस आते हैं लो लेइंग प्लेसेंटा में, और प्रीटर्म बेबी होने का भी चांस रहता है अगर लो लेइंग प्लेसेंटा बाद में जाके क्योर नहीं हुआ, और ब्लीडिंग वगैरह भी हो सकता है। तो मुझे थोड़ा वो टेंशन दे रहा था। तो मैं डॉक्टर को एकदम जब लो लेइंग प्लेसेंटा मेरा जब ये सब कुछ धीरे धीरे मैच्योर होना स्टार्ट हुआ, डिटेल्स आना स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम मैं रिपोर्ट देख के डॉक्टर को खुद से हम लोग पूछते थे कि लो लेइंग प्लेसेंटा है, कुछ प्रिकॉशन चाहिए क्या, कुछ एक्स्ट्रा हम लोग को कुछ मतलब करना है, देखना है, कुछ ट्रीटमेंट ऐसा कुछ चाहिए, कैसे रहना है। डॉक्टर कैजुअली बोल देता नहीं नहीं कुछ नहीं करना है, नॉर्मल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा यही बोलता रहता था। तो मैं सोचा कि शायद एक्सपीरियंस डॉक्टर है, ऐसा बोल रहा है मतलब उनको पता है। मैं ऐसा भी पूछा था कि डॉक्टर को खुद से कि प्रीटर्म बेबी होने का चांस है क्या। डॉक्टर एकदम कैजुअली आंसर करता था, हाँ हो सकता है मगर अभी तो कुछ नहीं बोल सकते, मगर एकदम कैजुअली आंसर देता था। मैं सोचा कि शायद हो सकता है पेशेंट को वो टेंशन नहीं देना चाहते, और कुछ भी हुआ तो डॉक्टर तो मुझे मतलब ट्रीटमेंट तो देगा ही, उनको रिपोर्ट देख के जो भी पता चलेगा। तो उनके ऊपर हम लोग पूरा फेथ करके रखा था। हमेशा डॉक्टर को जब भी दिखाने जाते थे उनके ऊपर एक ही भरोसा मतलब उनको देते रहते थे कि डॉक्टर आपके हाथ में सब कुछ है, आपको ही देखना है। क्योंकि मैंने एक हाँ मैं आफ्टर 30 मेरा मैरिज हुआ है, उसके और 3 साल बाद हम लोगों ने प्लानिंग किया है। तो मेरा एज 35 अराउंड ऐसा हो गया था जब मैंने कंसीव किया था। तो हाँ एक आफ्टर 30 सबको थोड़ा मतलब टेंशन लगा रहता है, ठीक है। अगर आपका बॉडी फिट हो तो ठीक है, मुझे तो ऐसे कंसीव करने में कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आया था। इजीली हम लोगों ने जब प्लान किया था इजीली, तभी सब कुछ मतलब नॉर्मल वे में हो गया था। कुछ भी मुझे ऐसे भी मेरे बॉडी में कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम्स भी नहीं है, कोई भी क्रिटिकल इश्यूज भी नहीं है। तो मुझे कंसीव करने में कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आया था। तो फिर भी ऐसा लो लेइंग प्लेसेंटा आया। तो एक चीज़ मैंने जैसे गूगल करके देखा था कि लो लेइंग प्लेसेंटा होने का चांस किसको होता है, अगर आपको कोई मतलब क्रिटिकल कोई इश्यूज़ हो बॉडी में तब होता है, और अदरवाइज़ जो लोग आफ्टर 30 और 35 नियर बाई ऐसा कंसीव करते हैं उन लोगों को लो लेइंग प्लेसेंटा होने का बहुत चांसेस है। तो हो सकता है मेरा मैंने लेट कंसीव किया इसके वजह से हो सकता है। वैसे मेरे बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम्स तो नहीं था। तो अब मैं तो हमेशा मतलब हमेशा एकदम अलर्ट रहती थी कि कुछ भी अगर मतलब इश्यूज़ हो तो डॉक्टर को बोलना है, पूछना है, ये सब। तो डॉक्टर को हम लोग हमेशा कंसल्ट करते रहते थे, बोलते रहते थे, मगर डॉक्टर हमेशा कैजुअल वे में आंसर करता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट डाउट तो हम लोग को हुआ था कि इतना सीनियर डॉक्टर है, वो ऐसे टिटेनस देना है, भूल कैसे गए। हम लोग को खुद से कैसे बोलना पड़ा कि ऐसा टिटेनस चाहिए, देना है क्या। तब जाके डॉक्टर बोल रहा है कि हाँ दे सकते हैं, उन्होंने खुद सजेस्ट नहीं किया था। तो फिर भी हम लोग वो नेगलेक्ट कर गए कि हो सकता है कि इतना पेशेंट देख रहा है, मिस हो गया है, हो सकता है कि वो बोलते। फिर भी हम लोगों ने छोड़ दिया। और उसके बाद जो प्लेसेंटा का था, डोलिंग प्लेसेंटा, उस टाइम भी उन्होंने कैजुअल फॉर्म में आंसर किया कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। और उसके बाद फिर भी मैं बोलती थी कि अगर लो लेइंग प्लेसेंटा है, हम लोग खुद से उनको बोलते रहते थे कि अगर बेबी प्री टर्म होने का चांसेस है तो उस टाइम बेबी मैच्योर होने के लिए इंजेक्शन वगैरह भी पहले से दे सकते हैं, हम लोगों ने सुना है। वो आप 5th या फिर 6 मंथ्स में भी मुझे दे सकते हो कि बेबी का जो ऑर्गन्स है, लंग्स है, वो मैच्योर हो जाए, उसके लिए इंजेक्शन आप सजेस्ट कर सकते हो। ऐसा भी आप मुझे कर सकते हो प्रेडिक्ट। तो डॉक्टर बोला नहीं नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए, अभी तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा, अभी वो सब की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोलता रहता था। मगर मेरा जो अल्ट्रासाउंड होता था उसमें बेबी का ग्रोथ पूरा एकदम ठीक था, परफेक्ट था। उसमें तो अल्ट्रासाउंड में दिखा रहा था, सच में क्या हो रहा था पता नहीं। मगर अल्ट्रासाउंड में जितनी बार भी मेरा जो भी हुआ था स्कैनिंग वगैरह, तो अल्ट्रासाउंड में मैंने देखा था, हम लोगों के पास जो भी रिपोर्ट आया था तो उसमें सब कुछ ठीक था। बेबी का ग्रोथ, सैक वगैरह जो भी है सब कुछ परफेक्ट था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। हाँ वो लो लेइंग प्लेसेंटा था।
और अल्ट्रासाउंड जहाँ पर करती थी, एक जगह तो मुझे प्रॉब्लम हुआ था, उसके बाद हम लोग दूसरे जगह पर जा रहे थे अल्ट्रासाउंड करने के लिए। तो उधर तो अच्छा था सिस्टम वगैरह, तो उधर से बोल रहा था मुझे कि आपका अभी ये लो लिंक दिखा रहा है, मगर आपका ये प्लेसेंटा का पोजीशन जो है वो बाद में ऊपर चला जाएगा, आपका ऐसे पोजीशन में है। तो वो लोग उधर से बोलते थे। अब सच में क्या होने वाला था वो भी मुझे पता नहीं, फिर भी एक टेंशन तो रहता है, जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए सब किसी को टेंशन ही होता रहता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। फिर भी इस टाइम टेंशन नहीं करना चाहिए, तो मैं तो खुद को जैसे मोटिवेट करना, अच्छा सोचना, अच्छा बुक्स पढ़ना, ये सब मैं करती थी। अभी और एक चीज़ था, जैसे कि जब हम लोग का मतलब बेबी जब हम लोग कंसीव करते हैं उस टाइम बहुत सारा बेबी का जो सिचुएशन है या फिर उसका सारा ठीक ठाक, मतलब वो मतलब उसका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, वो देखने के लिए हम लोगों का वेरियस टाइप्स का हम लोग टेस्ट करते हैं। हाँ, तो उस टाइम क्या हुआ था, हम लोग डॉक्टर को बोला एकदम 3 महीने के बाद भी कि बेबी का ग्रोथ ठीक हो रहा है कि नहीं, क्या स्कैनिंग वगैरह, एनएमएलई या फिर बहुत सारा स्कैन होता है, तो आप लिख के दे सकते हो। तो जब डॉक्टर बोला कि नहीं अभी कुछ ज़रूरत नहीं है, बाद में बोलेंगे। तो वो ऐसे 5th मंथ या फिर 6 मंथ्स में, 4th to 5th मंथ में, हाँ, उन्होंने एक एनिमली करने को हम लोग को बोला था। मगर बाद में जाके मुझे पता चला कि जैसे आप लोगों का 2 मंथ्स कंप्लीट जब होता है उस टाइम ही एक स्कैन होता है, उसे करना पड़ता है। जैसे बेबी का एकदम एकदम जैसे वो धीरे धीरे उसका मैच्योरिटी कैसे हो रहा है, एंटी स्कैन बोलते हैं उसको, वो ठीक ठाक बेबी का ग्रोथ पकड़ने के लिए वो करना पहले ज़रूरी होता है। क्योंकि जैसे फर्स्ट में एकदम प्राइमरी स्टेज में वो स्कैन करके उसका रिपोर्ट को बाद में मैच्योर हो जाने के बाद 3-4 महीने के बाद एक फाइनल स्कैन करके दोनों को आपको मतलब मैच करना पड़ता है कि कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहा है कि नहीं। तो मेरे पास तो वो बाद में जाके ऑप्शन भी नहीं रहा, क्योंकि मेरा फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ में मुझे कुछ भी एंटी स्कैन वगैरह डॉक्टर ने सजेस्ट ही नहीं किया था। बाद में जाके मेरे को लगा कि डॉक्टर मुझे ऐसा कुछ बोला ही नहीं क्यों। और हम लोगों ने ऐसे खुद ही मैंने सजेशन पूछा था कि ऐसा स्कैन आप मुझे लिख के दो, करना है, तब जाके उन्होंने बाद में बोला। तो ये सब धीरे धीरे हम लोग को बहुत मतलब सोच में डाल रहा था कि क्या हो रहा है, डॉक्टर तो ऐसे अच्छा है फिर भी ऐसा मतलब निगलेक्ट कर रहा है कि भूल जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है। और जैसे गुवाहाटी में हम लोग को और कुछ ऑप्शन भी नहीं दिख रहा था कि अपोलो जैसा अच्छा हॉस्पिटल में अच्छा डॉक्टर को दिखा रहे, इधर को छोड़ के कहाँ पर जाए। क्योंकि बाकी सब जगह पर उतना अच्छा मतलब पता नहीं सच में है कि नहीं, मगर हम लोग का एक्सपीरियंस एकदम भी अच्छा नहीं था, इसीलिए हम लोग और कहीं पर जाने का मतलब सोचा भी नहीं था। बहुत बाद में हम लोग को पता चला कि इधर बेबी और गाइनों के लिए एक स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, प्रतीक्षा बोल के, जो हम लोगों को एकदम लास्ट में पता चला, एकदम लास्ट जब सब कुछ इंसिडेंट हो चुका था उस टाइम। मतलब ये पता नहीं किस्मत ख़राब है कि अच्छा है, मगर हम लोग को तब जगह पता चला था, मगर हम लोग के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था। और ये हम लोग जैसे लोकल लोगों के साथ मतलब बहुत बातचीत किया था कि मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, मगर लोकल जो भी हम लोग के पहचान में थोड़ा बहुत थे उस टाइम हम लोग को किसी ने भी नहीं बोला था कि आप लोग ये प्रतीक्षा हॉस्पिटल इसमें जाइए, तो अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, कोई भी किसी ने भी सजेशन नहीं दिया था। और हम लोग इसीलिए कहीं पर जा भी नहीं सके, तो अपोलो में ही दिखा रहे थे। और फिर मेरा जो भी अल्ट्रासाउंड में स्कैनिंग होता था तो बेबी का ग्रोथ एकदम परफेक्ट था, उसका वेट जो भी है डेवलपमेंट एकदम ठीक था, सब कुछ रिपोर्ट्स नॉर्मल था। अभी मेरा ऐसा ऐसा करते करते 4th 5th एंड 6 मंथ्स भी ख़त्म हो गया। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में मुझे उतना कुछ मतलब प्रॉब्लम्स नहीं हुआ था, मैं बहुत फिट फील करती थी, नोज़िया का भी प्रॉब्लम्स चला गया था। हाँ, बॉडी वेट मेरा बढ़ रहा था, जैसे कि बेबी का साइज़ बढ़ रहा है इसीलिए, मगर ऐसे मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं किया था, क्योंकि मेरा जो भी बॉडी बढ़ता था वो सिर्फ बेली पोर्शन बेबी का हिस्सा ही जैसा था,
वो ही सिर्फ ज़्यादा मतलब जो भी है उसका शेप बढ़ रहा था, ऐसे बॉडी का अदर पार्ट वो उतना मतलब हेवी नहीं हुआ था मुझे। अभी मेरा जर्नी वेट का स्टार्ट हुआ था ऐसे 53-54 से, फाइनल जब मेरा बेबी डिलीवरी हुआ था ऐसा 62 ऐसा था। ठीक है, कैसे मैंने तो बोला था मेरा प्रीटर्म बेबी हुआ है, तो उस टाइम जब बेबी डिलीवरी हुआ तो उससे एग्जैक्ट पहले ऐसा 62 या फिर 63 ऐसा ही मेरा वेट लास्ट आया था। अभी सेकेंड ट्राइमेस्टर तो ठीक ठाक रहा, कुछ उतना प्रॉब्लम्स नहीं हुआ था। अभी थर्ड जो ट्राइमेस्टर मेरा स्टार्ट हुआ, वैसे 7 मंथ्स में मैं पड़ी, तो मेरा जो डिलीवरी हुआ था वो 6 मंथ्स कंप्लीट करके ही उसका जो 7 मंथ्स में जब मैं गिरी, तो तब फर्स्ट वीक जो 6 मंथ्स 1 वीक मतलब 7 मंथ्स का जो फर्स्ट वीक है उसी वीक में मेरा डिलीवरी हो गया था। हाँ, आपको सुन के हैरानी होगा कि मेरा 6 मंथ्स मेरा जो बेबी है वो मेनली 6 मंथ्स का है। तो मेरे बेबी का मतलब क्या क्या हुआ डिलीवरी के बाद, क्या हुआ बेबी का सिचुएशन क्या था, वो सरवाइव किया कि नहीं, कैसे हुआ, वो मैं आपको अपकमिंग ब्लॉग्स में बताऊंगी। अभी के लिए इतना तक मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और हाँ, इसके साथ और एक चीज़ हुआ था मेरे साथ, लो लेइंग प्लेसेंटा होने के वजह से बाद में मुझे ना थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ था, और ये वाला ब्लीडिंग ना ऐसे पूरा एकदम ब्लड निकलता था, ऐसा वाला ब्लीडिंग हुआ था। जैसे मेरा जब 6 मंथ्स का फर्स्ट वीक था तब से मुझे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हुआ था। मुझे अभी भी पूरा याद है, फर्स्ट ब्लीडिंग मेरा जैसे 6 मंथ्स हुआ था, वो दिसंबर में था। 6 मंथ्स मेरा चल रहा था, वो मेरा 2023 का दिसंबर में था। दिसंबर 7th को 7th ऑफ दिसंबर को मेरा फर्स्ट ब्लीडिंग हुआ, वो भी एकदम रेड, ब्लड रेड ऐसा। पहले वाला जो हेमरेज था उसमें तो ब्राउनिश था, वो उतना डरने की बात नहीं था। अभी जो हुआ था पूरा रेडिश ब्लीडिंग हुआ था एकदम। तो जब पहले दिन दिखा, और ये ब्लीडिंग ना मुझे हमेशा रात को ही होता था, मॉर्निंग के टाइमिंग पे सोते सोते होता था। सो रही थी, एक दिन मुझे लगा कि जैसे कुछ मतलब लिक्विड टाइप का ऐसा कुछ निकल रहा है, ऐसा लगा। मैं संग संग जब चेक किया देखा पूरा ब्लड निकला, मगर बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही ब्लड निकला था। और उस टाइम लगा कि मेरा बेबी मूवमेंट जैसे फट से बंद हो गया। उस टाइम इमीडिएटली लगा, मुझे लगा मतलब उस टाइम मुझे ऐसा फील हुआ था, फर्स्ट मुझे लगा कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसा फील हुआ था मुझे। तो फिर मैं भगवान को, महादेव को बहुत मानती हूँ अभी भी। तो मैं उनका मतलब उनको बस बुला रही थी कि सब ठीक रहे। तो थोड़ी देर बाद देखा मेरा बेबी मूवमेंट मतलब स्टार्ट किया, कर रहा था नॉर्मल मूवमेंट, फिर से स्टार्ट किया। तो हम लोग संग संग ऐसा ब्लीडिंग देखने के बाद संग संग हम लोगों ने डॉक्टर को कॉल किया कि ऐसा रेड कलर का ब्लीडिंग हो रहा है, वो भी इस स्टेज में आके। तो डॉक्टर बोला इमीडिएटली आप स्कैन कर लो, अल्ट्रासाउंड कर लो। तो हम लोग संग संग निकल गए अल्ट्रासाउंड के लिए। तो देखा सब कुछ ठीक है। तो डॉक्टर बोला, जहाँ पर अल्ट्रासाउंड किया था तो उधर से बोला कि शायद आपका लो लेइंग प्लेसेंटा है, तो लो लेइंग प्लेसेंटा में कभी कभी आपको ब्लीडिंग होता है, तो उसमें टेंशन की बात नहीं है, बेबी पूरा ठीक है, उसको कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ये सुन के तो अच्छा लगा। फिर भी डॉक्टर को फिर से चेकअप के लिए दिखाया, तो डॉक्टर बोला अभी तो आपको अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो आप बेड रेस्ट कीजिए, पूरा बेड रेस्ट कीजिए, कुछ भी हिलना मत, एकदम लेटे रहिए। हम लोगों ने ऐसा ही किया था, ठीक है, पूरा लेटे लेटे ही रहती थी इधर। तो मुझे देखने वाला कोई नहीं, हस्बैंड मॉर्निंग में चला जाता था, रात को आता था, पूरा सारा मैं अकेली रहती थी। और एक मेड रख दिया था, वो झाड़ू पोछा करके जाता था। उस टाइम मैं ज़्यादातर ऐसे लेटे लेटे ही रहती थी, जैसे ज़्यादा मूवमेंट ना हो। वॉशरूम जाती थी तो तब बस उतना ही। और खाना तो आ जाता था बाहर से, हम लोगों ने उसी का अरेंजमेंट किया था, मैंने पहले ब्लॉग्स में बोला है ऑलरेडी। अभी क्या हुआ, दिसंबर 7 में मुझे एक बार ब्लीडिंग हुआ, फिर उसके मतलब एकदम 7 दिन बाद फिर से मुझे ब्लीडिंग हुआ, अब 14 तारीख को। अब ये वाला ब्लीडिंग का जो अमाउंट था 7 को, अगर सपोज़ पकड़ लीजिए मुझे 20% ब्लीडिंग हुआ है, इस बार उसका डबल ब्लीडिंग हुआ।
और पहले वाला जो ब्लीडिंग था वो जैसे होके ही बंद हो गया था, मगर सेकेंड टाइम जो 14th ऑफ दिसंबर को मुझे जो ब्लीडिंग हुआ था वो मुझे 1.5 दिन चला था, 1 दिन पूरा, और नेक्स्ट डे में हाफ में पूरा वो अपने आप ही ख़त्म हो गया था ब्लीडिंग। फिर से ऐसा ब्लीडिंग हुआ देख के मैंने फिर से डॉक्टर को बोला कि ऐसा फिर से ब्लीडिंग हुआ। डॉक्टर बोल रहा है कि फिर से आप अल्ट्रासाउंड कीजिए। फिर से मुझे आफ्टर 7 डेज़ फिर से मुझे अल्ट्रासाउंड करना पड़ा था। देखा कि तब भी सेम है, सब कुछ नॉर्मल है। तो उस टाइम सेम आंसर मुझे अल्ट्रासाउंड से मिला कि आपका लो लिविंग प्लेसेंटा की वजह से ही ये ब्लीडिंग हो रहा है। तो तभी फिर से हम लोगों ने डॉक्टर को, जिस जहाँ पर कमाल कतार को हम लोग दिखा रहे थे, उनको बोला कि अगर प्री टर्म बेबी हो जाए तो आप कुछ बेबी मैच्योर जैसे जल्दी से हो जाए उसका लंग्स वगैरह, तो आप अभी से मुझे कुछ इंजेक्शन वगैरह सजेस्ट कर दीजिए, तो जैसे कि बेबी को कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, वो मैच्योर हो जाए उसका ऑर्गन्स। डॉक्टर बोला इट्स टू अर्ली, अभी 6 मंथ्स है, अभी देने की ज़रूरत नहीं, ठीक है आप रेस्ट कीजिए, आप ज़्यादातर लेटे रहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा कैजुअली उन्होंने बोल दिया। पता नहीं मुझे कुछ ना ऐसे, तभी मुझे कुछ डाउट लग रहा था और उस टाइम इतना हेल्पलेस लग रहा था कि मगर कुछ भी अच्छा, मतलब किसको दिखाए, क्या करे, डॉक्टर चेंज करे, ये तो देख ही रहा है, ठीक ही बोल रहा है। इतना एक्सपीरियंस डॉक्टर अगर आपको मतलब भरोसा देता है कि ठीक है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्या लगेगा, उसके ऊपर ही हम लोग भरोसा करते हैं। तो हम लोगों ने डॉक्टर के ऊपर भरोसा किया। अभी फिर से 14th को जब हुआ, उसका फिर से 7-8 दिन बाद 28th ऑफ दिसंबर को मुझे फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ। 24th नहीं बोलूँगी, ऐसे था मेरा 24th या फिर 25th ऐसा। तब मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ। वो ब्लीडिंग बंद ही नहीं हो रहा था, थोड़ा करके ब्लीडिंग मतलब होता ही रहता था। मुझे इस टाइम कभी कभी ऐसा लगता था कि मुझे पैड लेना पड़ेगा, इतना ऐसा होता रहता था। तो तब हम लोगों ने डॉक्टर को फिर से बोला कि ये ब्लीडिंग तो इतना स्टार्ट हुआ, इस बार तो बंद ही नहीं हो रहा है, क्या करें। डॉक्टर बोल रहा है कि तभी बोला कि अगर ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, 1-2 दिन में नहीं कम होता है, तो आप हॉस्पिटल में आके एडमिट हो जाओ, ऐसा बोला। तो हम लोग ऐसे ही प्रिपरेशन में थे कि ठीक है अगर हॉस्पिटल में जाएंगे तो कुछ वो मेडिसिन देंगे तो ब्लीडिंग हो सकता है कम हो जाए। तो हम लोग वेट कर रहे थे। देखा 2 दिन हुआ, फिर फ्लो कम हो गया और नहीं हो रहा था। फिर से देखा कुछ टाइम बाद, 1 दिन बाद से फिर से स्टार्ट हुआ, ऐसा हो रहा था। और उस टाइम मुझे अभी भी पूरा याद है, 25th ऑफ दिसंबर को मेरा बेबी मतलब बहुत मूवमेंट कर रहा था, बहुत इतना मूवमेंट कर रहा था, मुझे लगा कि मेरा पेट एक साइड में पूरा ज़्यादा चला जा रहा है और एक साइड में कम हो जा रहा है, ऐसा हो रहा था। बेबी इतना मूवमेंट कर रहा था कि वो एकदम कभी कभी एक साइड में चला जाता था, कभी कभी दूसरा साइड में आ जाता था, ऐसा हो रहा था। तो मुझे पता नहीं चला था तभी कि क्या हो रहा है। ऐसे फील हुआ था, डाउट हुआ था कि शायद बेबी मतलब मूव कर गया, मतलब उसका सर शायद नीचे चला गया, वो खुद से रोटेट कर गया, ऐसा मुझे लगा था। क्योंकि मुझे हम लोग 28 को फिर से हम लोग ने अल्ट्रासाउंड किया था। तो उस टाइम देखा कि हाँ बेबी का हेड नीचे चला गया है। वो आगे पहले तो बेबी का हेड ऊपर रहता है, ऊपर साइड में, अभी वो खुद से रोटेट करके उसका हेड नीचे चला गया है, ऐसा पता चला था। तो अल्ट्रासाउंड से मैंने उसको उधर भी पूछा था कि इतना जल्दी बेबी का हेड नीचे घूम गया है, तो अल्ट्रासाउंड से बोला है उतना टेंशन मत कीजिए, अभी तो बेबी घूमता रहता है, ऊपर आएगा फिर नीचे चला जाएगा, ऐसा करेगा। आपका 7-8 मंथ्स में जब बेबी का हेड नीचे चला जाएगा तब वो परमानेंट है, अभी उतना टेंशन मत कीजिए। तो सब लोग ऐसा बोल रहे सोच के, तो हम लोग भी ठीक है, अगर हम लोग उनको ज़्यादा पता है, ऐसा था। तो और एक चीज़ जैसे कि जब मेरा 5th और 6th मंथ चल रहा था, तब मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगता था, मतलब पानी तो पीती थी मगर उसके बाद भी मुझे ज़्यादा प्यास लगता था। तो इसका रीज़न तो पहले तो लगा कि डिहाइड्रेशन हो जा रहा है शायद, फिर भी तब भी मैंने एक बार गूगल किया तो देखा कि अगर आपको प्रेगनेंसी के टाइमिंग पे आपका शुगर लेवल हाई हो जाए तो इस टाइम हो सकता है कि आपको ज़्यादा ऐसा प्यास लगे, ऐसा हो सकता है। तो हम लोगों ने तभी डॉक्टर को खुद से फिर से जाके बोला कि मुझे ऐसा डाउट हो रहा है, आप लिख के दीजिए, क्योंकि इस टाइम तो डॉक्टर को खुद से एक स्टेज के बाद आपको रैंडम एक
ट्रीटमेंट चेकअप में रखना चाहिए कि ये ब्लड टेस्ट आप करके देखिए, हीमोग्लोबिन, शुगर, थायराइड ये आपको हो रहा है कि नहीं, क्योंकि जितना आप मतलब प्रेगनेंसी आगे मैच्योर होता रहता है, हो सकता है कि आपको पहले ना हो मगर बाद में वो सब प्रॉब्लम्स आ सकता है। तो ये डॉक्टर को खुद से हम लोग को सजेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग का फर्स्ट प्रेगनेंसी है, फैमिली मेम्बर्स इधर है नहीं, हम लोग अकेले हैं, डॉक्टर को सब कुछ बताया हुआ है, फिर भी वो पता नहीं ये सब क्यों नहीं बोला। हम लोगों ने ज़बरदस्ती जाके उनको खुद से बोला कि आप लिख के दीजिए हम लोग को ये टेस्ट, हीमोग्लोबिन का, शुगर का, तो हम लोग वो टेस्ट करके रीचेक कर लेंगे। डॉक्टर बोल रहा है कि हाँ आपका तो पहले नहीं था ऐसा, ठीक है आप करके देख लीजिए, ऐसा मतलब उन्होंने कैजुअली एकदम बोल दिया। तो हम लिख के देने के बाद हम लोगों ने टेस्ट किया, बाकी सब तो ओके था। मुझे तो ऐसे भी कुछ भी पहले कुछ प्रॉब्लम्स नहीं था, मगर कोइंसिडेंटली या फिर इंसिडेंटली पता नहीं, उस टाइम मुझे शुगर टेस्ट में मेरा जो आफ्टर मील का 1 आवर के अंदर एक टेस्ट होता है, वो उसका परसेंटेज हाई था। ऐसे नॉर्मली वो 180 होना चाहिए, मुझे 230 था, एकदम भी बहुत हाई नहीं है, वही वाला सिर्फ हाई आया था। बाकी जो 2 टेस्ट है खाने के पहले और एक इमीडिएट खाने के बाद, वो सब नॉर्मल था। तो वो देख के डॉक्टर बोला कि आप एक जनरल मेडिसिन को दिखाइए। उन्होंने ही एक लेडी डॉक्टर का रेफरेंस दिया था। वो जब उन्होंने ये रिपोर्ट मुझे देखा गया, उन्होंने देखा, वो 28 दिसंबर था। 28 दिसंबर में मुझे सारा रिपोर्ट्स आ गया, और तब डॉक्टर ने बोला 28 दिसंबर को आप एक जनरल मेडिसिन का डॉक्टर दिखाइए, तो वो आपको शुगर का जो भी मेडिसिन सजेस्ट करता है वो आपको लेना पड़ेगा। तो ठीक है। अब उस टाइम क्या हुआ था, अभी तो प्रेगनेंसी में पता है ज़्यादा टाइम ज़्यादा जर्नी भी नहीं कर सकते बाद में, और मुझे उस टाइम थोड़ा ज़्यादा ही ब्लीडिंग हो रहा था, तो मुझे उतना बाहर जाने में अनकंफर्टेबल भी बहुत फील होता था। तो 28 को तो हम लोग डॉक्टर दिखा के आ गए। फिर 1-2 दिन बाद इमीडिएटली नेक्स्ट डे मुझे मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं हो रही थी कि डॉक्टर फिर से दिखाने जाए, बहुत टायर्ड भी लग रहा था। तो इसलिए हम लोगों ने ठीक किया कि 2 दिन बाद हम लोग जाएंगे जनरल मेडिसिन के डॉक्टर को, और शुगर का जो भी है प्रॉब्लम्स, तो वो उसका मेडिसिन हम लोग लेके आएंगे डॉक्टर दिखा के। तो ऐसा 28 को ही ऐसे डिसीजन लिया था हम लोगों ने। अभी जो 28 को ही रात को जब मैं सोई थी, अचानक से मुझे लगा था कि पेट में जैसे ऐसे अचानक से जैसे क्रैक टाइप का फील हुआ, जैसे कुछ मतलब होता है ना इंटरनल पार्ट अगर ऐसा अलग हो जाता है, ऐसा मुझे फील हुआ था। और तभी एक दर्द सा भी लगा, मुझे इतना लगा कि मुझे रोना आ गया, ऐसा फील हुआ। मतलब मुझे लगा कि कुछ डिटच हो गया, ऐसा कर कर करके ऐसा मुझे फील हुआ था उस टाइम 28 को ही रात को। तो डॉक्टर को ऑलरेडी तो एक बार दिखा के ही आई थी सेम डे में। मुझे लगा था हो सकता है कुछ इधर उधर हिलने से कभी कभी शायद फील होता है, क्योंकि और 1-2 दिन फिर से हम लोग तो डॉक्टर के पास से जाएंगे, तो चेकअप में हम लोग कर लेंगे। तो 28 को फिर 29 को फिर देखा कि मेरा ब्लीडिंग तो कम ही नहीं हो रहा है। फिर तो डॉक्टर को हम लोग बोला फिर से कि क्या करें, तो डॉक्टर बोला कि आप लोग वेट मत कीजिए, इमीडिएटली आके मतलब ये भर्ती हो जाइए। तो हम लोग थोड़ा वेट कर रहे थे कि अभी मतलब हॉस्पिटलाइज्ड होना मतलब इस हाल में बहुत मतलब हेक्टिक हो जाता है, टेंशन भी हो जाता है इस हाल में हॉस्पिटल में जाके रहना, और कोई भी लेडी नहीं है जो मेरे साथ रहे, मेरा हस्बैंड है ओनली। तो हम लोग 1-2 दिन थोड़ा थोड़ा वेट कर रहे थे कि अगर रेस्ट करे तो ब्लीडिंग थोड़ा थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि डॉक्टर ने ऑलरेडी बोल ही दिया था इस टाइम आपका ब्लीडिंग होगा ही, वो तो बंद नहीं होगा, आपको इसी के साथ चलना है। तो कभी कम कभी ज़्यादा ऐसा होता रहेगा, और इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। अगर डॉक्टर ने बोल दिया तो हम लोग वही सोच रहे कि अगर मुझे पेन नहीं है, डॉक्टर पूछ रहा था कि कोई पेन है कि नहीं, तो मुझे पेन तो नहीं फील होता था। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर पेन नहीं है तो ये अगर नॉर्मली ये ब्लीडिंग होता ही रहेगा थोड़ा कम ज़्यादा, तो अननेसेसरी हॉस्पिटल में जाके एडमिट होने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग घर पे ही थे, रेस्ट कर रहे थे। तो मुझे कभी फ़्लो आता था सारा दिन में, तो कभी नहीं आता था, कभी सोते सोते कभी आता था फ़्लो।
ये ज़्यादातर फ्लो मुझे मॉर्निंग के टाइमिंग पे ही आता था। मॉर्निंग में के टाइमिंग पे सोते सोते मुझे लगता था कि कुछ लिक्विड निकल रहा है, फिर देखा कि मुझे ब्लीडिंग हो रहा है। उस टाइम को ब्लीडिंग होता था थोड़ा, फिर दिन में शायद वो कम हो जाता था। तो ऐसा ऐसा चलता रहा। ऐसा चलते चलते मेरा तो ऐसे ऐसे 6 मंथ्स ऐसे कंप्लीट हो गया सेकेंड ट्राइमेस्टर का। तो अभी जो मेन ऐसा जो प्रॉब्लम का सिचुएशन आया था 31 ऑफ दिसंबर में, मुझे थोड़ा थोड़ा मतलब पेन उठना स्टार्ट हुआ। ऐसा पेन जैसे उठ रहा था, पेन उठ रहा था, फिर कम हो जा रहा था, फिर कुछ टाइम बाद फिर से पेन उठ रहा था, फिर कम हो जा रहा था, ऐसा हुआ था। तो 31 नाइट है, 1 जनवरी है, पूरा हॉलीडे टाइम है। ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन में जहाँ पर डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं रहता इस टाइम छुट्टी के टाइमिंग पे, तो हम लोग क्या करें, डॉक्टर को कांटेक्ट कर मतलब किया। तो डॉक्टर बोला आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। हम लोग बोला कि आप रहेंगे क्या? वो बोला कि हाँ मैं नहीं रहूँगा तो कोई बात नहीं, मैं बोल दूँगा किसी को, अगर आपको आप इमीडिएटली भर्ती हो जाइए। तो 31 को ऐसा मुझे पेन स्टार्ट हुआ। तो मैं सोच रही थी कभी कभी होता है कि पेन ऐसा होता है खुद से कम हो जाता है। तो 31 को हम लोगों ने वेट किया कि अगर होता है पेन, अगर कम हो जाता है तो भर्ती नहीं होना है मुझे। तो मैं 31 को पूरा चेक किया, देखा थोड़ा टाइम बाद मेरा को पेन थोड़ा थोड़ा कम हो गया। सारा दिन फिर उतना रेस्ट करके सो के लेटे ही मैंने दिन गुजार दिया। उस दिन तो मेरा हस्बैंड घर पे ही था 31 को। तो फिर देखा जितना रात होने लगा 31 नाइट, फिर देखा मेरा पेन वो कंटिन्यू हो रहा है। ऐसे भी तो मेरे माइंड सेटअप में रखी ही थी कि मैंने थोड़ा बहुत पैकिंग करके रखा था कि इमीडिएटली मुझे अगर हॉस्पिटल में जाना पड़े तो वो बैग लेके हम लोग चले जाएंगे। इस टाइम तो पता नहीं क्या होता है, हम लोगों ने ऑलरेडी बैग रेडी करके रखा ही था। तो देखा कि मुझे लगा था एक टाइम कि पेन थोड़ा थोड़ा कम हो जा रहा है। फिर जितना रात होने लगा, मॉर्निंग होता रहा 1 जनवरी, तो देखा मेरा वो पेन कम ही नहीं हो रहा है, वो कंटिन्यू हो रहा है, बंद हो रहा है, मगर वो मैं पेन टॉलरेट नहीं कर पा रही। मतलब मुझे थोड़ा बहुत इरिटेशन हो रहा है, थोड़ा कष्ट हो रहा है, ऐसा लगा। तो उस टाइम मॉर्निंग तभी 5 बजा था 1 जनवरी, 4 या फिर 5 बज रहा था मॉर्निंग के टाइमिंग पे। मैं एकदम उठ गई। उठ के मैंने हस्बैंड को बोला कि नहीं, मुझे लगता है कि मुझे इमीडिएटली हॉस्पिटल में जाना चाहिए, दर्द में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे लग रहा है। तो संग संग मॉर्निंग में कुछ भी करके मैंने थोड़ा नहा लिया, क्योंकि हॉस्पिटल में जाके क्या होगा पता नहीं, मगर हाँ उस टाइम मॉर्निंग में उतना तो क्या खाएंगे तो पता नहीं। और इस टाइम मॉर्निंग टाइमिंग में मैं घर में थोड़ा वो छोला होता है, चना जिसको बोलते हैं, चना और ये आमंड बादाम में खाती थी एवरीडे मॉर्निंग में। वो भिगो के रखा था, तो मॉर्निंग में जस्ट मैं वो खा के और थोड़ा नहा लिया, नहा के और बैग जो पैक किया हुआ था वो लेके हम लोग निकल गए एकदम। मॉर्निंग तभी 6 बजा था 1 जनवरी। इमीडिएटली इमरजेंसी में जाके एकदम मैं भर्ती हो गई। और डॉक्टर को भी इन्फॉर्म कर दिया था कि हम लोग ऐसा एडमिट हो गए हैं बोल के, क्योंकि उन्होंने तभी फ़ोन नहीं उठाया था, तो मैसेज कर दिया था। इमरजेंसी में जाके हम लोगों ने बोला कि ये कमल कतार हम लोग का डॉक्टर है, तो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम मुझे हुआ है, डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया है कि एडमिट होना है बोल के। तो इमरजेंसी में मुझे इमीडिएटली भर्ती कर लिया था। तो अभी जाके आगे क्या हुआ इमरजेंसी में भर्ती होने के बाद मेरे साथ, तो वो मैं आपको अपकमिंग ब्लॉग में बताऊंगी। और आप लोगों का भी अगर कोई क्वेश्चंस हो, किसी को लो लिंग प्लेसेंटा है, कुछ भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको जितना मुझे नॉलेज है, मैंने जितना फील किया, मैंने जो सफ़र किया, उससे जो मैंने सीखा, मैं ज़रूर आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूँगी। और उसके साथ साथ आपको कुछ भी अदर प्रॉब्लम है या फिर कोई भी क्वेरीज़ है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इस ब्लॉग में इतना ही। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं ज़रूर बताऊंगी कि इमरजेंसी में भर्ती होने के बाद मेरे साथ क्या हुआ, क्या क्या फिर से मुझे स्ट्रगल करना पड़ा हम लोगों को, वो सारा डिटेल्स में आपको बताऊंगी।
और तब तक के लिए आप लोग सब अच्छे रहिए, सेफ़ रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करें। और मेरा तो छोटा ही बहुत चैनल है, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मैं भी आगे जा सकती हूँ। मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरा भी इंफॉर्मेशन सबको अच्छा लग रहा है, मैं किसी को हेल्प कर पा रही हूँ, मेरा भी जो भी प्रॉब्लम शेयर करके। तो आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए। और अब तक के लिए इतना ही। फिर से नए कोई ब्लॉग में मैं जल्दी लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय।